स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मैथ टीचिंग्स और साइंस टीचिंग आपको अवेलेबल है और आपके लिए स्टडी मटेरियल आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। और आप ये स्टडी मटेरियल पढ़ने के साथ साथ कैसे लर्न करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकें, इसके लिए आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तो आज आपको यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स क्लासेस पर मैथ टीचिंग गणित शिक्षण में आज का टॉपिक है घातांक की अवधारणा। घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। टॉपिक लंबा है, लेकिन इस टॉपिक का सारांश ये है कि घातांक क्या होता है और उसके द्वारा जो है उसको पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं को प्रॉब्लम में यानी एग्जाम्पल्स में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान देना है, हमें ये समझना है कि घातांक क्या होता है। ठीक है, यानी घातांक का डिफिनीशन क्या होता है। घातांक को इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए अच्छी सी बात है कि आप टॉपिक को पढ़िए और साथ साथ में जो है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से ही आपको उस टॉपिक पर अच्छी सी नॉलेज होगी और आपके लिए एक बड़ी बात ये हो सकती है कि आप उस टॉपिक को देर तक याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि घातांक का डेफिनीशन क्या होता है। तो यदि किसी राशि को स्मॉल ए को उसी राशि स्मॉल ए से कई बार गुणा किया जाए तो गुणनफल को उस राशि के ऊपर एक छोटी संख्या लिखकर सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए मल्टीप्लिकेशन ए इक्वल टू A3, ए की पावर 3। इसको हिंदी में कह सकते हैं ए गुणे ए बराबर ए की घात 3। ठीक है, तो अब इसको लिखने के बाद आपको ये समझना है कि ये एक राशि है। ठीक है, एक गणितीय राशि है और उसी राशि के पावर को रूप में शो किया गया है। तो इसमें क्या है, आधार ए हो गया और इसका घात यानी पावर 3 हो गया। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, ये आपको समझना है। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो बहुत आसान है। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि अब इसी को एक जनरल रूप में कैसे हम लिखते हैं और कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, जनरल रूप को इसलिए ले लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए कि कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, जैसे ए गुणे ए, इसको कई बार करते चले जाइए, 3 बार नहीं 10 बार भी समझ लीजिए, या यूँ कहिए कि इसको हमने जो है यम कोई एक संख्या है, अज्ञात संख्या,
जिसको कह सकते हैं कि यम बार हमने गुणा किया है, ए को यम बार गुणा किया, तो क्या निकला इससे, ए पावर यम, ए की घात यम के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। किसको, जो हमने ए को कई बार गुणा किया यानी यम बार गुणा किया, तो क्या मिला हमको, ए की घात यम, ए की पावर यम। इसको पढ़ा कैसे जाता है, बेस ए का पावर यम। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि ए को ए से कितनी बार गुणा किया गया। ठीक है, और उससे घातांक और गुणनफल को हम इसको आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात घातांक को संख्या के ऊपर लिखा जाता है, ये हमने पहले भी बताया है। तो आप एग्जाम्पल में देखिए कि ए की पावर यम में ए को आधार यानी बेस तथा यम को घातांक कहते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर एक बात समझ में आ गई कि चाहे जितनी बार गुणा किया जाए आधार तो वही है ए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो मैथ में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल ज़रूरी है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल क्या है, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 में आधार और घातांक बताइए। ठीक है, तो जब आप इतना पढ़ना आपको आ जाता है कि 7 की पावर 5, ठीक है, तो अब इसके आधार पर समझ लीजिए कि घातांक क्या है, यानी 5 है, और आधार बेस कितना है, 7 है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो घातांक के चैप्टर में ये दो बातें कॉमन निकल के आई कि आधार क्या है और घातांक क्या है, पावर क्या है। ठीक, अब इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके आधार पर एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे 125 है, 125 को घातांकी रूप में लिखिए। तो घातांकी रूप में लिखने के लिए हमको सबसे पहले 125 का गुणनखंड करना है। ये क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 3। 5 की घात 3 जो है ये अब इतने रूप में आप लिख लिए, तो अब आपका समस्या सॉल्व हो गया। इसके मतलब ये है कि आधार 5 है और घात कितना है, पावर कितना है, 3 है। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको ऐसे ही नए नए एग्जाम्पल, नए नए प्रॉब्लम दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि मान लीजिए 1000 दिया हो और कहा जाए कि 1000 को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 10 की घात 3 आया, तो आधार 10 हो गया और घात 3 हो गया। तो अब ये बात बिल्कुल समझ में आपको आ गई। मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया कि अब आपको एक सवाल आ जाए, एग्जाम में पक्का आता है कि दिए गए संख्या का आधार बताइए और घात बताइए। तो जैसे 125 में आपने पता लगा लिया कि इसका आधार 5 है और घातांक कितना है, 3 है, ये आपने मालूम कर लिया। ठीक है, अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं, घातांकों के नियम। कुछ नियम हैं जो कि आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, एक बार आप ये इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर आपको ये हमेशा काम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है स्मॉल x,
ठीक है। तो इसके बारे में कहते हैं कि यदि स्मॉल x कोई शून्येतर यानी जो शून्य ना हो, शून्य से इतर यानी जो शून्य के अलावा 1 2 3 4 ऐसे संख्या होगी, ठीक है। तो यदि स्मॉल x कोई शून्येतर परिमेय संख्या स्मॉल m तथा स्मॉल n धनात्मक पूर्णांक हो तो इसको कैसे लिखेंगे? x की घात m गुणे x की घात n बराबर क्या हुआ? x की घात m प्लस n, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आपके सामने स्क्रीन पर है कि पहला नियम तैयार हो गया कि जब ये सिचुएशन होगा कि x की घात m गुणे x की घात n होगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? x की पावर m प्लस n, ये दोनों घात जुड़ जाएगा। अभी पहला नियम आपको याद हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, परिमेय संख्या। तो ये सब संख्या नंबर सिस्टम में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या यानी जो अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो अब कोई संदेह नहीं, ठीक है। अब आपको दूसरा सेकेंड रूल पर ध्यान देना है कि x डिवीजन x की पावर m डिवीजन x की पावर n, यानी x की पावर m में भाग दिया जा रहा है x पावर n से, ठीक है। तो इसका मान कितना निकल के आ गया? x की घात m माइनस n, यानी x की घात m ऋण n हो गया। घात में m और n दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब ये एक कंडीशन है कि m बड़ा होना चाहिए n से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा नियम आपके सामने क्लियर हो गया। वो क्या है कि x की पावर m को अगर भाग दिया जाए x की पावर n से तो क्या मान आता है? x की पावर m माइनस n, x की पावर m ऋण n आता है। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब दोनों नियम आपको याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है गणित में जो नियम रूल होते हैं, फार्मूला होता है, उसको आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब याद करना पड़ेगा तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जैसे सेकेंड रूल हो गया, ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप रूल नंबर 3 को कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 को आप कैसे फॉलो करेंगे, इसके लिए आप देखिए स्क्रीन पर अपने देखिए। x की पावर m इस पूरे का पावर n, यानी x की घात m और इस पूरे का घात n, तो ये क्या होगा? इसका मान x की घात m गुणे n, x की घात m गुणे n, m लिखा है यानी m और n के बीच में गुणे का चिन्ह, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 3 इम्पॉर्टेंट नियम, तो 5-6 हैं, लेकिन हमें इन्हीं 3 नियम से आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये एक तरीके से आपके लिए DLED के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि जिसको देखकर आप पहले नज़र में घबरा जाएं या आप जो है सही आंसर निकालने के लिए परेशान हो जाएं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? 2 की घात 0
प्लस 3 की घात शून्य प्लस 4 की घात शून्य। ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए ये पहले वाले नियम से क्या हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो है ये नीचे देखिए, पहले का सलूशन हमने नीचे ठीक इसके नीचे किया है, हमने एरो बना दिया। आपको कम जगह में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। तो किसी संख्या का घात अगर शून्य हो तो ये भी याद करने वाली चीज़ है कि उसका मान 1 होता है। चाहे 10 की घात शून्य हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। 1000 का अगर घात दिया है शून्य तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी है कि किसी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है। तभी देखिए आपके सामने 2 की घात 0 का मान 1 हुआ, 3 की घात 0 का मान 1 हुआ, 4 की घात 0 का मान 1 हुआ। तीनों का टोटल कितना हो गया 3। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 3। अब एक और प्रॉब्लम आपके सामने, हमने पहले ही प्रॉब्लम लिख दिया था कि 2 का घात 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 की घात 0 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं 4 की घात 0 यानी 0 से। अब आपको क्लियर हो गया है कि 2 की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। गुणे 3 की घात 0 का मान 1 और फिर गुणे 4 की घात 0 का मान 1 यानी गुणे 1। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, इसका आंसर कितना आ गया। कितनी ही बार आप गुणा करते रहिए 1 का तो आंसर उसका 1 ही आएगा। ठीक है। तो ये आपके सामने 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया और दोनों में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस आप यूज करिए कि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, फिर आसानी से आप जो है जोड़ और गुणा का प्रॉब्लम बन गया ये। ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सरल कीजिए और इसका मान, परिणाम यानी मान को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी मान लीजिए आपका आंसर 0 में आता है तो 2 की घात में व्यक्त करने के लिए 2 की घात 0 होना चाहिए। हाँ नहीं, ये बात गलत है। अगर लास्ट में आंसर आपका 1 आता है तो उसको कहेंगे 2 की घात 0। तो एक हमने आइडिया बना लिया कि करना क्या है। ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल ये आपके सामने दिया गया है कि 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 को डिवाइड करना है, डिवीज़न का साइन है, 3 की घात 9, 3 पावर 9 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपको कोई ज़्यादा इसको आपको ज़्यादा इसको टिपिकल नहीं है, बशर्ते आप ये समझ जाएं कि रूल जो आपके घातांक के नियम हैं उनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो रूल अगर याद है तो आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दिए आपके सामने ही। 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5, तो कितना हुआ, दोनों घात जुड़ जाएगा यानी 3 की पावर 4 प्लस 5 हो गया। ठीक है। तो 3 की घात 4 प्लस 5 कितना हो जाता है 9 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 9 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है कितने से, 3 पावर 9, 3 की घात 9 से इसको डिवाइड करना है। तो जब आप जानते हैं कि रूल क्या है, m बटा n को क्या लिखते हैं, रूल नंबर 2 से देखिए, 3 पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा, यानी 3 का पावर 9 माइनस 9 हो गया, तो 3 का पावर 0 हो गया।
अब जब आपके सामने क्लियर है कि 3 का घात 0 है तो इसका मान 1 हो गया, ठीक। तो जब 1 आ गया तो 2, आपको रिजल्ट केवल बताना है कि 2 के घात के रूप में आना चाहिए। प्रश्न में आप ध्यान से देखिए कि उन्होंने एक शर्त लगा दिया है, जानबूझ के शर्त लगाया है ताकि आप घबरा के आंसर न दे पाएँ, ठीक है। तो जब 1 आ गया तो 1 को हम 2 के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 0, यानी आपके सामने आपका आंसर आ गया 2 की पावर 0। तो ये घातांक में आपको केवल रूल याद रहे, नियम याद रहे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक थोड़ा से कठिन सवाल आपको, प्रॉब्लम आपके सामने कठिन इस मामले में है कि ये जो है रेशनल नंबर के रूप में, यानी हर अंश और हर के रूप में दिया हुआ है। 1/5 की घात 6 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 1/5 की घात 5 से, ठीक है। तो अभी आपको सामने जो प्रॉब्लम दिख रहा है क्लियर है। ये पहले वाले ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। इतनी सी बात आपको सावधानी रखनी है कि बिग ब्रैकेट के अंदर जितनी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं। तो बिग ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, जैसे 1/5 को आप मान लीजिए कि कोई एक संख्या a दी गई है और उसको 1 की घात 6 हो गया तो भाग दिया 1 की घात 5 से। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, 1 की घात 6 - 5 हो गया, यानी ये मतलब 1/5। तो जब आपके सामने ये रूल नंबर 2 आपने अप्लाई किया तो 1/5 की घात कितनी हो गई, 6 में से 5 घट गया, यानी 1/5 हैव द पावर 6 - 5 यानी 1। तो 1/5 का पावर कितना हो गया, 1। अब इसको डिवाइड करना है 1/5 से। 1/5 को आप ध्यान से देखिए तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिया गया है, यानी इसके ऊपर पावर नहीं दिया गया तो इसका पावर आप खुद मान लीजिए 1 है। तो पहले वाले बिग ब्रैकेट से निकला है 1/5 की पावर 1, इसको डिवाइड कर दिया 1/5 की पावर 1 से, यानी क्या निकल कर आया, 1/5 की पावर 1 - 1 यानी 0 हो गया। तो किसी संख्या की घात 1/5 की घात 0 हो गया तो पहले ही मैं बता दिया कि कितना भी बड़ा संख्या हो, छोटा संख्या हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 आ गया, तो मान तो 1 आ ही गया, आंसर तो आपके सामने 1 आ गया, लेकिन इसको जानबूझकर एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है कि इसको 2 की घात के रूप में लिखिए। तो 1 को 2 की घात के रूप में लिखना बहुत आसान है, 2 पावर 0 कर दिया, तो फाइनल आंसर 2 पावर 0 बन गया, ठीक है। तो घातांक का ये प्रॉब्लम है और इसको एक बार नहीं 4 बार 5 बार 6 बार आप इसको सॉल्व कीजिए, और मेरा मानना है कि आपको ये छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम हैं ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, और ये आप एग्ज़ाम में आपको बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए यही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आंसर क्या बनेगा और वो आंसर कैसे आप निकालेंगे ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व करेंगे इस बात को आपको क्लियरली देखना है, ठीक है। और इसके लिए 2-3 नए एग्जाम्पल आपको जो है दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करें और फिर आपको ये प्रॉब्लम तुरंत ही आपके सामने ये सॉल्व हो जाए और फिर एग्ज़ाम